वेलकम बैक गाइस। देखिए स्टार्ट करती हूँ मैं सेकंड पार्ट। उत्तरी पूर्व पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें से वृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। वृहत हिमालय श्रृंखला, जैसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। ये हमें याद करनी है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, उपवा और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भूभाग पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? तो देखिए अब उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। देखिए आगे, जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है: खादर और भांगर। खादर जो नई मिट्टी होती है और भांगर पुरानी मिट्टी होती है। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। उसके परिमाण स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सेल और शैवाल जमा कर देते हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकल कर प्रकट होती है और क्योंकि इसकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है। जैसे तराई कहते हैं, ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण भांगर और खादर कहलाता है। ये दोनों मिट्टियों के नाम हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनाने वाली अपराधिनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू, रोधिका, विसर्प, गोखुर, झीलें और गुफित नदियाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदियों, द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदल कर गुफातीत वाहिकाएं बनाती रहती है। उत्तर भारत के मैदान में बहाने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक स्पोर्ट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत चौड़ाई
50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश से पहले दुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः ये जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। यहाँ पर हमें जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। आगे देखिए प्रायद्वीपीय पठार। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोना आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कोडरमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इस भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची का पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों के नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। कुछ स्थलकृतियों के नाम भी बताइए। देखिए जो पूर्व की ओर प्रभावित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टोर ब्लॉक, पर्वत, भ्रश घाटियाँ, पर्वत संकद, नंगन चट्टान और संरचना टेकरी, हमओकी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां डाइक्स शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीप पठार में अनेक हिस्से भू उत्तान व निम्नच भ्रश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया में अनेक पुनरावृत्त दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि वह बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विभिन्नताएं पाई जाती है। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खंड और महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भींड और मोरेना खंड इसके उदाहरण हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य उच्च भूभाग, तीसरा है उत्तरी पूर्व पठार। देखिए दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ। पूर्व घाट की तुलना में पश्चिम घाट ऊंचे और अवृत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुंडी। ये याद रखना है कि प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अन्नाईमुंडी, 2695 मीटर। देखिए
है जो पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम घाट की अन्नामलाई में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा है और ये नीलगिरी पहाड़ी में है। तो दूसरी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी में डोडा बेटा, ये याद रखनी है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है, पूर्वी घाट अवृत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावदी पहाड़ी, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ी और महेंद्रगिरी पहाड़ी, जो कि मैं बता देती हूँ आपको, महेंद्रगिरी की ऊंचाई है जो लगभग 1501 किलोमीटर है। पूर्व और पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मध्य उच्च भूभाग देखिए, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्च छष्ठ पठार की श्रेणियों से बना है, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वत के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित है और इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीप पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बे से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कार्यांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। कार्यांतरित चट्टानें जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका परिणाम है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, ये याद रखना है, बनास है जो चंबल की एकमात्र सहायक नदी है, जो पश्चिम से अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्व विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। ये याद रखना है कि छोटा नागपुर का पठार है, खनिज पदार्थों का भंडार है। देखिए आगे, उत्तर पूर्व पठार, वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का एक ही विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच भ्रश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गारो पहाड़ी, दूसरा खासी पहाड़ी, तीसरी जैतिया पहाड़ी। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ी भी इसका विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, याद रखना है। परिमाण स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपराधित भूतल है। चेरापूंजी नंगन चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो आगे देखिए, भारतीय मरुस्थल, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखन पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मीटर से कम होती है और परिमाण स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृति गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आजकल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परमाणु
तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूभिरीय चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुस्थल दक्षिणी भाग में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वार्षिकीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती है। इन पलाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। आगे देखिए, तटीय मैदान। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थिति और संक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मंझगांव, JLN, नावा, सेवा, मारगांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ी तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमश मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। याद रखिएगा, इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाते। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल बैकवाटर्स, जिसे मछली पकड़ने और अंतस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामंदा कयाल में किया जाता है। याद रखिएगा, ये पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्व तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यह लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। याद रखिएगा, उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीप शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पतनों के नाम बताइए। आप देखिए आगे, द्वीप समूह है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी, एक और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। रांची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में
देखिए ये पढ़ लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीप पर एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया। क्या आप इस आपदा का नाम बता सकते हैं और इससे प्रभावित बाकी क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं? देखिए बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी। मैं आपको बता देती हूँ पहले कि हमारे 3 ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय पहला, तो दूसरा सुषुप्त और तीसरा शांत। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना है। ये पढ़ लीजिए। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियां से सैंडल चोटी, ये याद रखना है, उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डियोवोली मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान 460 मीटर और माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीप पर सवहीनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखाएं प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, ये याद रखिएगा, जिसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानौर द्वीप है, ये याद करने है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर एबंद गुटिकाएं, शिंगिल, सोलशिमकाएं तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो आज यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा होता है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको आगे और वीडियो दिखा पाऊँ।